अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने एवोल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 24। आज हम देखेंगे एवोल्यूशन में जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने काम किया। मेजर जो 2 पीपल थे, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क और डार्विन, उनके बारे में देखेंगे। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का कंसेप्ट दिया गया था। डार्विन से पहले जो था जीन बैप्टिस्ट लामार्क, उसने ये कंसेप्ट दिया था। उसने अपनी एक थ्योरी पेश की थी एवोल्यूशन की इन 1809। अभी तब डार्विन इवन बोर्न हुआ था। लामार्क वाज इन चार्ज ऑफ इन्वर्टिब्रेट कलेक्शन एट नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन पेरिस। वहाँ पे वो काम करता था। वो हिस्ट्री पे, यानी कि एक तरह से हिस्ट्री पे काम करने की वजह से उसका एवोल्यूशन में इंटरेस्ट था। उसने ऐसा एक वो कंसेप्ट बनाया, एक मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया कि इवॉल्व कैसे होते हैं ऑर्गेनिज्म। नो डाउट उसने जो कंसेप्ट दिया वो अब नहीं उस तरीके से एप्लीकेबल, लेकिन उसने एक इनिशिएटिव लिया था चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। उसने कहा था कि जो ऑर्गन्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, जो कम इस्तेमाल होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम डेवलप हो जाती हैं उनकी, वो मतलब नहीं उनकी एवोल्यूशन होती। तो उसके लिए उसने ब्लैक स्मिथ यानी जो लोहे का काम करते हैं, लोहार, उसकी एग्जांपल दी कि उनके बाइसेप ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। इसी तरह उसने जिराफ की एग्जांपल दी कि वो उन्होंने अपनी नेक स्ट्रेच की, जिसकी वजह से वो पत्ते खाने मतलब नीचे घास ख़त्म होगी तो उन्होंने अपनी नेक स्ट्रेच करके दरख्तों के पत्ते खाना शुरू किए। तो जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग की वजह से उनकी नेक जो है वो ज़्यादा डेवलप हो गई। तो सेकंड आइडिया जो है वो अडॉप्टेड वाज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ। और फिर ये आइडिया उसका जो है वो उतना वो नहीं एक्सेप्टेबल, कि उसने कहा था कि जो एक एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है वो इनहेरिट हो जाता है, यानी कि ब्लैक स्मिथ के जो जैसे वो कहते हैं कि बाइसेप है वो उसकी इनहेरिटेंस में चला जाएगा। इसी तरह जिराफ की उन्होंने कहा कि जी लंबी गर्दन वाले जो ज़राफ़े हैं वो छोटी गर्दन वाले ज़राफ़ों से एवोल्यूशन से बने हैं, कि जी उन्होंने जब पत्ते खाना शुरू किए गर्दनें लंबी होगी तो वो एक जो उन्होंने अडाप्ट की चीज़ वो आगे उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन हो गई। लेकिन नाउ वी नो दैट एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड, अब नहीं हो सकती। जो एक पर्सन के एक्सपीरियंसेस हैं वो उस तरीके से इनहेरिटेंस के ज़रिए नहीं जाती। चार्ल्स डार्विन है जो मेन जिसने एवोल्यूशन पे काम किया था, उसके बारे में देखेंगे। He was born in Shrewsbury in Western England in 1809. He joined expedition on Beagle to South American coastline. He observed and collected thousands of specimens of diverse fauna and flora of South America. वो बहरी जहाज से सफ़र पे गया, वहाँ से उसने डिफरेंट किस्म के एनिमल और प्लांट के सैंपल्स लिए। He noticed that fauna and flora of different region of continent had a different South American stem. मीन कि उनके अंदर डिफरेंट किस्म की वैरायटी उसने ऑब्जर्व की। उसने देखा साउथ अमेरिकन फॉसिल्स दैट डार्विन फाउंड दो क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न स्पीशीज़ के जो उसने वहाँ पे वो देखे फॉसिल्स, वो मॉडर्न वहाँ पे मौजूद स्पीशीज से भी डिफरेंट थे और जो है साउथ अमेरिका से भी वो डिफरेंट थे और कुछ हद तक उनकी रिजेम्बलेंस थी उनके पुराने से। तो सबसे ज़्यादा पजलिंग जो उसको केस लगा वो था फाना ऑफ गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस एक आइलैंड था, वहाँ पे उस पर जो उसने ऑर्गेनिजम्स देखे वो वहाँ पे बड़ी उसको पजलिंग सी हुई चीज़ लगी कि वो सिर्फ उन्हीं जगहों पे पाए जाते थे। वो मेनलैंड अमेरिका से स्पीशीज से जो है वो रिजेंबल करते थे। इट वाज दो आइलैंड वर कॉलोनाइज्ड विद प्लांट एंड एनिमल दैट स्ट्रेड फ्रॉम द साउथ अमेरिकन मेनलैंड। मीन मेनलैंड से ही ज़ाहिर है वो वहाँ कॉलोनाइज हुए, आहिस्ता आहिस्ता इतने डाइवर्सिफाई हो गए कि वो मेनलैंड से जो प्रेजेंट स्पीशीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। तो अमंग द बर्ड्स उसने कलेक्ट किए 13 टाइप ऑफ फिंचेस, ये चिड़िया टाइप एक ऑर्गेनिज्म होता है, तो वो उसने वहाँ से कलेक्ट की, लेकिन वो सिमिलर थी आपस में बट डिफरेंट स्पीशीज लग रही थी। सम वर यूनिक टू इंडिविजुअल आइलैंड व्हाइल द अदर वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 और मोर आइलैंड। मीन के वो ज़्यादा उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी और मेन लैंड पे तो वो पाई नहीं जाती थी जो अब प्रेजेंट फॉर्म में है। तो जब वो वापस आया अपनी उस एक्सपीडिशन से तो फिर उसने उसके बारे में सोच विचार की, तो उसने ही परसीव्ड द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी एंड अडेप्टेशन आर क्लोजली रिलेटेड प्रोसेस। फिर उसकी समझ में यही बात आई कि जो नई स्पीशी है उसका बनना और जो अडेप्टेशन है वो रिलेटेड है एक दूसरे से। तो न्यू स्पीशी वुड अराइज फ्रॉम इंसेस्ट्रल फॉर्म बाय द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ अडेप्टेशन टू डिफरेंट इन्वायरमेंट। मीन की इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अडाप्ट करते गए, उनके अंदर जो चेंजेस आते गए वो कम्युलेट हो के
जो है वो नई स्पीशी की फॉर्मेशन हो गई। ओवर द मैनी जनरेशन टू पॉपुलेशन कुड बिकम डिसिमिलर, कि उसने फिर यही नतीजा निकाला कि जो मेन लैंड से फॉसिल मिलते हैं और प्रेजेंट स्पीशी नहीं मिलती, उसकी रीज़न यही हो सकती है कि जो फॉसिल्स हैं वो मेनलैंड से आए थे, इस वजह से वो ऑर्गेनिज्म उनसे रिजेम्बलेंस करते हैं, जबकि अब इतनी ज़्यादा वेरिएशंस जो है वो कम्युलेट हो गई हैं कि वो वहाँ की जो लाइफ है दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम मेनलैंड। तो 1840 में डार्विन हैड वर्कड ऑन मेजर फीचर्स ऑफ हिज थ्योरी। तो ही इन 1844 डार्विन रोट अ लॉन्ग एसे ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीशी एंड नेचुरल सिलेक्शन। उसने एक बड़ा सारा एसे जो है वो पब्लिश किया। तो उससे पहले ही जो है वो अल्फ्रेड वालेस जो था एक वो वेस्ट ईस्ट इंडीज़ में काम कर रहा था, तो उसने अपनी एक थ्योरी जो है वो डार्विन की थ्योरी से मिलती जुलती उसने पेश की। वालेस का पेपर जो था वो डार्विन के साथ जो है वो लिनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में पेश किया गया था, और फिर फ़ौरन ही डार्विन ने क्या किया, अपना जो वो काम कर रहा था तो उसने फटाफट उसको फिनिश किया, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ को, और वेरी नेक्स्ट ईयर उसने उसको पब्लिश करवा दिया। तो अपनी बुक में उसने 2 मेन पॉइंट्स पे फोकस किया था जो पीछे भी हमने देखे हैं। फर्स्ट वन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। ही बिलीव्ड यूनिटी ऑफ लाइफ। उसने कहा था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो डिसेंट होते हैं वो मॉडिफिकेशन के साथ जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इन द डार्विनियन व्यू द हिस्ट्री ऑफ लाइफ इज लाइक अ ट्री विद मल्टीपल ब्रांचेस एंड री ब्रांचिंग फ्रॉम अ कॉमन ट्रंक। इन कॉमन ट्रंक से वेरिएशन होकर ब्रांचेस जो है वो बनती हैं। एट ईच फॉर्क ऑफ एवोल्यूशनरी इज एन इंसेस्टर कॉमन टू ऑल लाइन्स ऑफ एवोल्यूशन ब्रांचिंग फ्रॉम द फॉर्क। सेकेंड उसका पॉइंट था नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन। डार्विन सजेस्टेड दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशी बिकम बेटर अडेप्टेड टू लोकल एनवायरनमेंट थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। मीन उसने कहा कि जो नेचर है वो सिलेक्ट कर लेती है जो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा उनके लिए फेवरेबल होती हैं, उनको वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए उसने ये वाले ऑब्जर्वेशंस देखे कि क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा इंडिविजुअल की प्रोडक्शन करते हैं लेकिन एनवायरनमेंट उतने इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं कर सकता, तो उनके दरमियान में स्ट्रगल होती है सर्वाइवल की। जाहिर है सोर्सेज कम है, ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, तो वो स्ट्रगल होगी सर्वाइवल की। तो कुछ उनमें से ऑफस्प्रिंग की डेथ हो जाएगी, कुछ जो है वो सिर्फ कुछ होंगे जो सर्वाइव कर पाएंगे। तो सर्वाइवल जो है वो रैंडम नहीं होता बल्कि हेरिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि जो इंडिविजुअल ज़्यादा अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट कर रहे होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, जिनके उतने अच्छे नहीं होती वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। दिस अनइक्वल एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू सर्वाइव विल लीड टू ग्रेजुअल चेंज। मीन क्या हुआ, फेवरेबल करेक्टर पहले एक जनरेशन में कुछ करेक्टर फेवरेबल डिटेक्ट हुए, फिर अगली जनरेशन में, फिर नेक्स्ट, तो इस तरह फेवरेबल करेक्टर्स जो है वो अक्यूमुलेट होते जाते हैं। एट द एंड क्या होता है, काफ़ी सारी जनरेशन्स के बाद जो है एक नई स्पीशी बन जाती है। तो ये डार्विन ने जो है वो कंसेप्ट्स दिए थे और इसको आज भी काफ़ी हद तक फॉलो किया जाता है। नियो डार्विनिज्म जाहिर है कि जैसे जैसे नई रिसर्चेज होती हैं तो कुछ नए कंसेप्ट्स आते हैं, तो जो पुराने कंसेप्ट्स होते हैं उनको मॉडिफाई करना पड़ता है। तो नियो डार्विनिज्म वो थ्योरी है जिसमें डार्विनिज्म को नए कंसेप्ट्स के साथ मर्ज करके जो है वो उनको किया जाता है नेक्स्ट। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशी कन्विंस मोस्ट बायरी दैट स्पीशीज आर प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन। इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट जो है वो आया था जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स का जो है वो स्टार्ट हुआ था, जिसमें जो है वो जेनेटिक वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन पे काम होता है और क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे वो बात करते हैं। तो जब वो चीज़ आई तो फिर डार्विन की थ्योरी में चेंज करना पड़ गया और उसको नियो डार्विनिज्म का नाम दिया गया। तो इन 1930 पॉपुलेशन जेनेटिक्स में प्रोग्रेस जैसे जैसे हुई तो मेंडल के कॉन्सेप्ट्स और डार्विन के कॉन्सेप्ट्स को रिकंसाइल किया गया, उनके दरमियान में जो भी इख्तिलाफात थे उनको सॉर्ट आउट किया गया। तो जेनेटिक बेसिस वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन वाज वर्कड आउट। तो एक कम्प्रीहेंसिव थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी गई जिसको कहते हैं मॉडर्न सिंथेसिस या नियो डार्विनिज्म, जो कि इन 1940s में उसको पेश किया गया था। इसको सिंथेसिस इसलिए कहते हैं, इट इंटीग्रेट्स डिस्कवरीज एंड आइडियाज फ्रॉम मेनी डिफरेंट फील्ड्स, पैलियोंटोलॉजी, टेक्सोनॉमी, बायोग्राफी और पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इन डिफरेंट फील्ड्स से आइडियाज़ लेके उनको कंबाइन करके एक कम्प्रीहेंसिव सी थ्योरी बनाएगी जो एवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सके, उसको कहते हैं नियो डार्विनिज्म।